बच्चों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की इकाई 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ 2 अंक वाले प्रश्नों को आज हम समझेंगे। इस इकाई से हमारा कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न यानी हमको वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे इस पाठ से, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम 4 अंक के प्रश्न हल नहीं करेंगे, अगले भाग में हम 4 अंकों वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंकों के प्रश्न को आज हम हल करेंगे। स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? स्टॉक वे मात्राएं हैं जिनको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। मुद्रा की मात्रा, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ये तीनों स्टॉक में शामिल होंगे, यानी ये तीनों ही स्टॉक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? परिवार क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। भूमि, श्रम एवं पूंजी एवं उद्यम सभी उत्पत्ति के साधन परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सभी। निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें एक फर्म द्वारा अन्य फर्म से कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है, अर्थात वस्तु अपनी उत्पादन सीमा पार नहीं किया होता, अभी इन वस्तुओं में और मूल्य वृद्धि होना बाकी है। इस प्रकार टीवी, मशीन और कोयला ये तीनों अंतिम वस्तु हैं, इनमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टीवी एक बार बन के आ गई घर में तो हम देखेंगे, या कोई भी मशीन है, मशीन यदि बन के तैयार हो गई तो ये मध्यवर्ती वस्तु नहीं होगी। और कोयला भी अब अंतिम वस्तु है, कोयले में और कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वो लकड़ी होगा, क्योंकि लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने में कर सकते हैं या कोयला बनाने में इसका मध्यवर्ती वस्तु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या प्रश्न बोल रहा है? एक देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो कहलाती है वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद। वास्तविक जीडीपी क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान हम आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। ये जो वास्तविक जीडीपी है, इसका जो अनुमान होता है वो वर्तमान कीमत के आधार पर नहीं लगाया जाता, बल्कि आधार वर्ष के आधार पर लगाया जाता है। जबकि मौद्रिक जीडीपी एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, और इसका अनुमान वर्तमान कीमतों के आधार पर लगाया जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा मौद्रिक जीडीपी। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय अंतिम वस्तुओं का मूल्य लिया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम केवल अंतिम वस्तुओं को ही सम्मिलित करते हैं। तो सही उत्तर सी होगा, अंतिम वस्तु। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता खालिस्तान है। जिस प्रकार एक व्यक्ति या संस्था की आय की गणना की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार एक देश की आय की गणना भी की जा सकती है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तुएं खालिस्तान उत्पाद होती हैं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है।
उपभोग वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं, इसीलिए ये राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित होती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। उपहार खालिस्तान आय है। हस्तांतरण आय एक पक्षीय भुगतान है, इसके बदले कोई वस्तु या सेवा नहीं दी जाती। उपहार एक हस्तांतरण आय है जिसे राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते। सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्यह्रास से बराबर क्या होता है? घरेलू उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के रूप में मापा जा सकता है। इनमें जो अंतर होता है वो केवल मूल्यह्रास का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? मूल्यह्रास का अंतर होता है। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास शामिल होता है, जबकि शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। जब सकल से मूल्यह्रास को यदि सकल से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। कभी भी कहीं भी आपको यदि आए सकल शब्द आए, यदि उसमें से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध। व्यय विधि को खालिस्तान विधि भी कहा जाता है। व्यय विधि राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि है। इस विधि को उपभोग विनियोग या निवेश शेष विधि भी कहा जाता है। अंतिम खालिस्तान है कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना खालिस्तान विधि में की जाती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना आय विधि में की जाती है। आय विधि को राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन के साधनों को मिलने वाले जो पारिश्रमिक होता है, लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है, इनको जोड़कर किया जाता है। जो आय विधि होती है इसमें हम उत्पत्ति के सभी साधनों से जो प्राप्त आय होती है उसको हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना भी किस में होगी? आय विधि के द्वारा होगी। सत्य असत्य बताइए। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। हम केवल वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं, सेवाओं का नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर है या टीचर है या आपको खाना सर्व करने वाला जो व्यक्ति है, क्या हम उनकी सेवाओं को किसी बैंक में या लॉकर में जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये वस्तुएं थोड़ी ना है। वस्तुओं को हम संग्रह कर सकते हैं, परंतु सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य अर्थव्यवस्था या दुनिया के अन्य देश से कोई संबंध ना हो, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या आज की दुनिया में ऐसा कोई अर्थव्यवस्था है जिसका संबंध अन्य अर्थव्यवस्था से ना हो? नहीं, आज के समय में ऐसा कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था के रूप में काम करती हो। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। आकस्मिक आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, किसी गेम शो से प्राप्त, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, इनसे जो आय प्राप्त होती है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके बदले में किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का निर्माण नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो लॉटरी को राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है, तो ये कथन असत्य होगा। आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है। तो भेद करना कठिन है, सच बात है। हम बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम आर्थिक और अनार्थिक कल्याण में भेद नहीं कर पाते। स्टॉक व संबंध समय अवधि से होता है। स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय बिंदु, जैसे सोमवार है या 1 जुलाई 2020 है या 5 बजे है, ये किसके उदाहरण है? स्टॉक के हैं। जबकि प्रवाह का संबंध एक समयावधि से होता है। तो ये कथन क्या होगा? असत्य हो गया। स्टॉक का संबंध किससे होता है? एक समय के निश्चित बिंदु से, जबकि समयावधि किस में होता है? प्रवाह में होता है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं। राष्ट्रीय पूंजी में केवल मानव निर्मित वस्तुओं अर्थात भौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, जबकि राष्ट्रीय पूंजी में
हम किसको शामिल करते हैं? भौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो ये कथन भी कैसा हो गया? असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। पहला है हमारा राष्ट्रीय पूंजी। राष्ट्रीय पूंजी किसी समय विशेष पर होती है, अतः यह स्टॉक है। तो पहले का उत्तर क्या होगा? सी होगा। पहले का उत्तर क्या होगा? सी होगा। दूसरा है स्वतंत्र वस्तु। स्वतंत्र वस्तु का सही उत्तर होगा डी, प्रवाह। तीसरा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक समयावधि जैसे 1 वर्ष की होती है, अतः यह भी एक प्रवाह होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए है, एक प्रवाह। खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आर्थिक लेन देन। खुली अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से संबंध हो, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या है यहाँ पे? बिजली। मूल्यह्रास। मूल्यह्रास पूंजी का उपयोग। मूल्यह्रास क्या होगा? पूंजी का उपयोग। मुझे यहाँ पे 2-3 जो सही जोड़ी है उस पे डाउट है, तो वो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। जैसे ये पूंजीगत वस्तुएं और मूल्यह्रास और ये स्वतंत्र वस्तु। राष्ट्रीय पूंजी के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, राष्ट्रीय आय और खुली अर्थव्यवस्था। मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैंने आपको क्लियर बताया है ये चीज़ को, तो आप अपने टीचर से एक बार ये सही जोड़ी के बारे में ज़रूर चर्चा कीजिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा होती है। यदि यहाँ पे समयावधि दिया होता तो वो क्या होता? प्रवाह होता। परंतु समय के विशेष बिंदु का संबंध किससे होता है? स्टॉक से होता है। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? जब स्थिर परिसंपत्ति जैसे मशीनों का प्रयोग लगातार किया जाता है, तो मशीनों में टूट-फूट हो जाती है या अचानक कोई क्षति हो जाती है, जिससे इसका मूल्य, मशीनों का मूल्य कम हो जाता है। इस पर होने वाला खर्च ही घिसावट व्यय या इसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः 1 वर्ष के लिए की जाती है। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि कौन सा क्षेत्र कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। ये तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते रहे हैं। उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि भी कहा जाता है। उत्पाद विधि का अन्य नाम क्या है? मूल्य वृद्धि विधि। ये कपास का खेत है। एक किसान कपास का उत्पादन करता है। कपास को खेत से निकालता है और ये कपास कहाँ जाता है? धागा बनाने वाली फैक्ट्री। और धागा बनने के बाद इससे किसका निर्माण होता है? कपड़े का निर्माण होता है। और इस कपड़े से क्या तैयार हो जाती है? ड्रेस तैयार हो जाती है। आप एक उदाहरण और समझ लीजिए, ये गुलाब जामुन का उदाहरण ले सकते हो। क्या सीधे गुलाब जामुन किसी पेड़ पे उगता है? नहीं उगता। गुलाब जामुन बनाने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता होती है? दूध की आवश्यकता होती है। दूध से हम क्या बनाते हैं? खोआ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमको शक्कर की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद इन चीज़ों को मिलाकर हम अलग-अलग चरण में होने के बाद हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार हर वस्तु को बनाने में अलग-अलग चरण होते हैं, जिसको हम उत्पादन प्रवाह कहते हैं। ये जो अलग-अलग स्टेप है ना किसी भी चीज़ के बनने के, यही कहलाता है उत्पादन प्रवाह। कपास का खेत से लेकर कपड़ा तक, ये सभी वस्तुएं, कपास, धागा और कपड़ा, ये सभी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। और ये जो ड्रेस है, ये क्या कहलाएगी? हमारी
अंतिम वस्तु, ड्रेस जो अब उपभोक्ता पहनने के लिए तैयार है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? अंतिम वस्तु। ऐसी वस्तुएं जो अभी भी आर्थिक प्रवाह में हैं, उनका मूल्यवर्धन होना है, यानी उनकी कीमत और बढ़ना है, इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। मूल्यवर्धन आर्थिक प्रवाह मतलब अभी भी ये बाजार में है। किसान से कहाँ गई? रुई, रुई से कहाँ गई? धागा बनने, धागा से कहाँ गई? कपड़ा, और अंत में ये ड्रेस बनकर तैयार हुई। मूल्यवर्धन यानी किसान जितने रेट पर बेचेगा कपास, कपास से धागा बन जाएगा तो कीमत और बढ़ जाएगी, धागे से कपड़ा बन जाएगा तो कीमत और बढ़ जाएगी, और अधिक कीमत कहाँ बढ़ जाएगी? ड्रेस में। इसके बाद तो कीमत नहीं बढ़ेगी, यहाँ इसके आगे कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये कौन खरीद लिया? उपभोक्ता खरीद लिया। तो जब तक इनका मूल्यवर्धन या कीमत बढ़ती जाती है, ये वस्तुएं कहलाती हैं हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं। और अंतिम वस्तु क्या है? ऐसी वस्तु जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता द्वारा होता है, अर्थात जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? यह है हमारा प्रश्न। मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तु के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी वस्तु जो प्रायः अन्य वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कपास है, जूट है, रेशम है। अभी हमने देखा था ना कि ड्रेस बनने में ये कच्चा माल था, या कच्चा लोहा है। हमने एक उदाहरण और देखा था कि गुलाब जामुन बनाने के लिए कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तु कौन था? दूध था, खोआ था, शक्कर था। तो इस तरह से हम कच्चे माल के रूप में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो अंतिम रूप से हेतु उपभोक्ताओं को बेची जाती है। उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग करने पर इन वस्तुओं की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। यानी ये जो ड्रेस थी, ये ड्रेस पहनने के बाद अब इसकी उपयोगिता क्या ये बाजार में बिकने के लिए और तैयार है? नहीं है। अब ये केवल इस बच्ची के लिए ये ड्रेस है, बाकी इसकी बाजार में इसकी उपयोगिता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। कार है, फर्नीचर है, फल है, मिठाइयाँ हैं, ये कैसी वस्तुएं होंगी? अंतिम वस्तु। हमने देखा था ना कि ये थी हमारी मध्यवर्ती वस्तु शक्कर, और गुलाब जामुन क्या थी? हमारी अंतिम वस्तु, जो हम खाने के लिए अंतिम रूप से तैयार है। आप सभी कार देखे होंगे, ये कार भी किसी फैक्ट्री में मशीनों से बनती होगी। ये जितनी कारें हैं, आप इमेजिन करिए कि ये कहाँ से बनती है? ये किसी न किसी फैक्ट्री में बनती है। हम कार का उपयोग करते हैं जिससे हमको संतुष्टि मिलती है। क्या आप कार बनाने वाली मशीन का उपयोग करते हैं? नहीं। हम केवल कार बनाने वाली मशीनों का उपयोग नहीं करते, हम केवल किसका उपयोग करते हैं? कार का उपयोग करते हैं। जिन वस्तुओं के उपभोग से हमें प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है, वो कहलाती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं। और जिनसे हमें प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं मिलती, वे कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। यहाँ कार से हमको प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है, इसीलिए ये कहलाएगी हमारी उपभोक्ता वस्तु। जबकि ये जो मशीनें हैं, मशीनों से हमको प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। इसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। परिवार के द्वारा उपयोग किया गया दूध तथा आइसक्रीम। यदि हमने दूध पी लिया तो हमको संतुष्टि मिलेगी, हमने आइसक्रीम खाई तो हमको संतुष्टि मिलेगी। जबकि पूंजीगत वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं करती। यह वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, जैसे प्लांट और मशीनरी। जैसे ये हमको मशीन है आइसक्रीम बनाने वाली, इससे हमको प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप में आइसक्रीम बनाने में ये मशीन का उपयोग आइसक्रीम के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस तरह की वस्तुएं कौन सी होती है? हमारी पूंजीगत वस्तुएं।
यहाँ हमको 2 स्थितियाँ दी गई हैं। पहली, ये बाल्टी में सुबह 10 बजे पानी भरा हुआ था और दूसरा ये नल है जिसमें सुबह 10 बजे से 11 बजे तक टंकी में पानी भर रहा है। ये नल चालू है और 1 घंटे 10 बजे से 11 बजे तक ये टंकी भर रही है, ये दूसरी स्थिति में। और सुबह 10 बजे ये बाल्टी का पानी भरा हुआ है। जब हम एक समय बिंदु की बात करते हैं तो ये कहलाता हमारा स्टॉक। ये 10 बजे बाल्टी भरी, एक समय का बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और जब हम एक समय अवधि की यहाँ क्या है? 10 बजे से लेकर 11 बजे। जब हम समय अवधि की बात करते हैं तो ये कहलाता है प्रवाह। अब आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर। स्टॉक का मतलब है एक समय, निश्चित समय पे, और प्रवाह का में क्या होता है? हमको एक समयावधि दी रहती है। जैसे वर्ष 2021 से 2022 तक कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी यहाँ पे क्या मैंने उदाहरण बताया है? समय अवधि का। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है, अर्थात स्टॉक समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली एक मात्रा है। जैसे 30 नवंबर 2020 को देश की जनसंख्या, एक निश्चित समय दिया है, 30 नवंबर 2020 को देश की जनसंख्या कितनी थी। एक उदाहरण तो हमने पिछले स्लाइड में ही देखा था कि सुबह 10 बजे बाल्टी में कितना पानी। ये भी किसका उदाहरण है? हमारा स्टॉक का उदाहरण है। ये है मिस्टर मोहन, जो एक शिक्षक हैं। हम इनका वेतन से इनकी आय का ज्ञान कर सकते हैं, या आय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये है रामलाल, जो एक किसान हैं। ये एक वर्ष में कुल कितना गेहूं चावल का उत्पादन करते हैं और उसको बाजार में बेचने के बाद कितनी आमदनी होती है, उसके आधार पर हम ये रामलाल की आय का भी पता कर सकते हैं। यदि हमें किसी देश की आय ज्ञात करना है, तब हम राष्ट्र की आय की गणना कैसे करेंगे? किसी भी देश में एक वर्ष में बहुत सी वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है। वस्तुएं, जैसे यहाँ तो मैंने बहुत सारी नहीं ले सकती थी, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वे सभी का निर्माण होता है। ये सेवाएं हैं, सेवाओं में यहाँ पे बहुत सारा चित्र में दिया हुआ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या ये पायलट मान लो, और सफाई कर्मचारी है, ये एस्ट्रोनॉट भी मान सकते हैं आप, है ना? बैंक वाला मान सकते हैं, ये पेंटिंग करने वाला है, ये खिलाड़ी है। तो ये सेवाएं, तो एक देश में बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण होता है। जैसे कपड़ा है, दूध है, बुक है, पुस्तक, पेन, फूल, तेल, अनाज। और सेवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, वकील और सफाई कर्मी। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना केवल रुपए में की जाती है। मौद्रिक मूल्य मतलब क्या होता है? रुपए। अब इनकी गणना हम राष्ट्रीय आय की गणना हम मौद्रिक मूल्य में क्यों करते हैं? मौद्रिक मूल्य में इसलिए करते हैं क्योंकि कपड़ा का उत्पादन मीटर में होता है, दूध का लीटर में होता है। ये बुक और पुस्तकें हैं, इसकी इसकी गणना हम किस में करेंगे? गिनती में करेंगे। पेन भी काउंटिंग करेंगे। यहाँ तेल भी लीटर में होगा और अनाज को भी हम क्विंटल में या किलोग्राम में नापेंगे। तो और यहाँ ये जितने लोग हैं, इनकी तनख्वाह, इनका जो वेतन होगा वो पैसे के रूप में होगा कि इनको कितनी तनख्वाह मिलती है। परंतु जब वस्तु की बात आती है तो इनकी इकाई अलग अलग है। अब हमको आय की गणना करना है तो हम क्या करते हैं? इन सब को बेचने से जितने रुपए प्राप्त होंगे, उन रुपए को और इनकी तनख्वाह को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको एक राष्ट्र की आय की गणना हम कर सकते हैं। हम मौद्रिक मूल्य से इसलिए गणना करते हैं ताकि ये अलग अलग इकाइयों की को हम जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर सकते, इसीलिए इनका हम मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जिनमें से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु
प्रयोग की गई मशीनों की पूंजी की घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। यानी एक मशीन से मैंने 50 कपड़े सिले, साल भर में मान लो 50 कपड़े सिले, तो मैं ये राष्ट्रीय आय में शामिल कर लूंगी। परंतु ये मशीन को सुधरवाने में बीच में टूट गई थी, मैंने 300 रुपए खर्च भी तो किए थे मशीन में। 50 शर्ट सिली है मैंने, लेकिन 300 रुपए मैंने मशीन को सुधरवाने में खर्च किया, तो ये 300 रुपए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। इसीलिए ये जो मूल्यह्रास है या घिसावट व्यय है, इसको हम राष्ट्रीय आय से घटा देते हैं। जबकि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? यदि हमको देश की राष्ट्रीय आय का पता है, तो हम देश के प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की आय ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या का हम भाग दे देते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होगा इस देश की प्रति व्यक्ति आय होगी। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय में हम जनसंख्या का भाग दे देते हैं। मान लो 2020 की प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो 2020 की राष्ट्रीय आय और 2020 की जो जनसंख्या है उसका हम भाग दे देंगे। ये प्रति व्यक्ति आय पिछली कक्षाओं में, कक्षा 10वीं में भी आप पढ़े हैं, तो ये बहुत सरल है। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? सकल घरेलू मतलब किसी देश की सीमा के अंदर, सकल का मतलब होता है पूरा। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, यदि आपको 2 अंक का प्रश्न आएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है। परंतु जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इसकी गणना कैसे होती है, मैं थोड़ा यहाँ आपको उदाहरण से समझा दे रही हूँ कि जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि हमारे देश में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है। तो कुछ उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे गेहूँ है, गेहूँ 1000 क्विंटल हुआ, 10 रुपए किलो कीमत है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे? पैसे में बदल लेंगे। कपड़ा 500 मीटर है, कीमत 50 रुपए है, तो कपड़े का निर्माण कितना हुआ? 25,000 का। 200 मशीनें बनी, उसका मूल्य 100 रुपए है, तो 20,000 की मशीन का निर्माण हुआ। यदि 100 कार बनी जिसका मूल्य 1000 है, तो 1 लाख की क्या बन गई? कार बन गई। तो इस तरह से जितनी वस्तुएं हैं इनका हम मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। और सेवाएं हैं तो सेवाएं का को तो आय जो प्राप्त होती है वो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मौद्रिक मूल्य को हम जोड़कर देश की जीडीपी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र भी होता है जीडीपी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू एस। यहाँ पे पी क्या है? कीमत है, वस्तु क्यू है और एस जो है वो हमारी सेवाएं हैं। तो देश की जो वस्तुएं हैं उससे हम कीमत का गुणा कर देंगे और जो सेवाएं हैं उससे हम कीमत का गुणा करके हम जीडीपी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने 2 अंकों वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर दिए हैं। 4 अंकों के जो प्रश्न हैं शेष हैं उसको मैं जल्दी करवा दूंगी। आपसे निवेदन है कि आपके एग्जाम जरूर होंगे। कोविड का जैसा भी जो भी सिचुएशन हो, यदि नहीं भी होते हैं तब भी आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप नोट्स जरूर बनाइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।